सभी को नमस्कार साथियों। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 के संदर्भ में कक्षा 10 विषय गणित के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आधारित ये वीडियो श्रृंखला जारी है। उसमें आज हम अध्याय संख्या 4 का अध्ययन करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ से प्रश्नों की दृष्टि पर हम जो डालें तो टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 5 अंक भार के होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का वस्तुनिष्ठ होगा, एबीसीडी टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 अति लघुतरात्मक होंगे, छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन होंगे 2, और एक लघुतरात्मक होगा 2 अंकों का। तो बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। समीकरण दिए होंगे और उनसे हमें ज्ञात करना है। ज़्यादा इसको टिपिकल लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमें समीकरण बनाए और फिर उसे हल ज्ञात करें, ऐसे प्रश्न नहीं आने वाले, सीधे समीकरण दिए होंगे। तो द्विघात समीकरण होता है क्या है? हमने बहुपद पढ़ा था अध्याय संख्या 2 में, पी एक्स से किसी घात में कोई बहुपद था और उस पी एक्स को अगर हम जीरो कर दें, उसके बराबर में क्या लगाते हैं? जीरो। बहुपद में हमने पढ़ा था बराबर में जीरो नहीं होता था, तो सीधा है पद लिखे होते थे, बराबर में कुछ नहीं होता था। अगर उनके बराबर में अगर जीरो कर दें तो वो द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है वो क्या होगा? ax² + bx + c बराबर 0, जहां a ≠ 0। और आपने यही जो है मानक द्विघात बहुपद भी पढ़ा था, तो उसमें ax² + bx + c था और हमने यहाँ c के आगे बराबर में 0 लगा दिया, तो वो क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो बहुपद और समीकरण में अंतर इतना ही है कि बहुपद में बराबर में 0 नहीं था और समीकरण में बराबर में 0 होता है, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहने वाले हैं। द्विघात समीकरण के मूल हमने बहुपद की क्या पढ़े थे? शून्यक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? शून्यक। अब हमें यहाँ पढ़ने हैं मूल। समीकरण होगा उसके हमें मूल पढ़ने हैं। चीज एक ही है, नाम थोड़ा सा अंतर है। वहां बहुपद के शून्य कहलाते थे, यहाँ द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्य और यहाँ द्विघात समीकरण के मूल। यदि पी एक्स बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो बहुपद पी एक्स के जो शून्य हैं वही द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 0 के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। यानी कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से हम बात करेंगे मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग, अगर 2 मूल हैं, एक अल्फा एक बीटा है, तो दोनों का योग क्या होगा? -b/a। और इसी प्रकार मूलों का गुणा क्या होगा? अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा? c/a। ये आपने द्विघाती बहुपद में पढ़ा थे और वहीं से ये आए हुए हैं, और बाकी इसमें ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण दे रखी हैं तो बराबर में 0 होगा, द्विघात बहुपद है तो बराबर में 0 नहीं होगा, केवल इतना सा अंतर है। बाकी सेम टू सेम ही है, हल करने की विधियाँ तक भी इसकी सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। यहाँ से लेके द्विघाती मूलों का अंतर, तो हमें यहाँ ये x² का गुणा a होगा, x का गुणा क्या होगा? b होगा, बाकी अचर है वो c होगा। तो मूलों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो बराबर क्या होगा? -b/a। तो -b क्या है? -b है सॉरी -7/a का मान है 3। तो ये आंसर अपना हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, तो उसमें देखते हैं पूछा है द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के मूलों को गुणा। तो मूलों गुणा था अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, यही था। और यहाँ c का मान कितना आ रहा है? माइनस है तो माइनस आ रहा है, तो -3 और बटा a का मान कितना है? x² गुणा 2। तो ये हो गया c/a। a का मतलब क्या होता है? x द्विघाती चर का गुणा, और a का मतलब है x 2 घाती चर का गुणांक, और b का मतलब है 1 घाती चर का गुणांक, और c है अचर पद। तो यहाँ पे x² गुणांक a और b क्या है? x का गुणांक, और c क्या है? अचर पद। तो इस रूप से आप इनको पहचाने और इनके याद रखना है। यहाँ से ये याद रखेंगे तो द्विघात बहुपद में जो आपने याद किया वही द्विघात समीकरण में चलेंगे, दोनों जगह एक ही चीज़ है। आप उनको याद जरूर कि यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाला है, चाहे द्विघाती बहुपद का पूछ ले या द्विघात समीकरण का पूछ ले, प्रश्न एक जरूर यहाँ से आएगा। ये कन्फर्म क्लियर है। मूलों का योग पूछ ले या मूलों का गुणा द्विघात बहुपद से पूछ ले या द्विघाती समीकरण से पूछ ले, 1 नंबर का यहाँ से आपका प्रश्न क्लियर होना चाहिए। पहले हमें a b c के मान याद कर लो, और मूलों का योग है -b/a और मूलों का गुणा है c/a। आप है अगर मेरे YouTube वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे हम ये वीडियो चल रहा है YouTube पे, और PDF से आप देखना चाहते हैं, इस PDF में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट YouTube चैनल पर है मेरे ले जाएंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है गंगाधर 233। आप डायरेक्ट सीधा सर्च करके भी है उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
आगे देखें, अगर हमारे पास में द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं और प्रश्न क्या ये इसका एक मूल है या नहीं है, हाँ या ना में उत्तर पूछे, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन होगा, सॉरी 1 नंबर का अति लघुतरात्मक टाइप का क्वेश्चन होगा, तो हमें क्या करना, वो मान रखना है, और मान अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो शून्य मूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो x बराबर k दे दिया और द्विघात समीकरण ये दे दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है का एक मूल है, तो इस द्विघाती समीकरण में x का जो मान है वो रखने पर समीकरण का जो मान है अगर शून्य हो जाता है तो दिया गया मूल है वो द्विघात समीकरण का मूल होगा, अगर शून्य नहीं होता है तो मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर दे रखा है x बराबर 1, द्विघात समीकरण का क्या द्विघात समीकरण का एक मूल है x बराबर 1, तो हमें क्या करना है, x का जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर 1 रखना है। तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर x बराबर 1 रखने पर तो 4 x 1 और घात 2 है तो घात 2 लगा दी, -7 x का मान 1 है। हमें यहाँ कोष्टक में रखना है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, ध्यान रखना है, हमेशा कोष्टक में रखना है। अब इसको सरल करेंगे और 4 और 1 का वर्ग 1 तो 1 हुआ, -7 को 1 से गुणा 7 प्लस 3 बराबर 0, 4 को 1 से गुणा 4 -7 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखें प्लस के 7 हो गए और माइनस के 7 बराबर 0, तो यहाँ 7 में 7 गया 0 बराबर भी 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मान रखने पर x बराबर 1 मान रखने पर है 0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण का मूल है। अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 दिए द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x बराबर -1 दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ -1 लिखना है, 4 और x दिया -1 का वर्ग और -4 -1 प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ सरल करें 1 4 का 4 -1 का वर्ग करो या कोई भी संख्या ऊपर माइनस की है उसके ऊपर वर्ग है तो वो प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस और ये माइनस देखो यहाँ से गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा +4 और +1 बराबर 0, और 4 एकम 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0, और सॉरी यहाँ से देखिए ये उत्तर हो गया 9 बराबर 0। क्या 9 0 के बराबर है? क्या नहीं है। तो क्या ये एक मूल होगा? नहीं होगा। अतः x बराबर -1 दिए द्विघात समीकरण का मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। मूल है 0 बराबर 0 आ जाता है तो मूल, और नहीं आ रहा है तो मूल नहीं होगा। अब हम देखें द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व और प्रकृति, कि द्विघात समीकरण के मूल होंगे या नहीं होंगे, वो भी हमें टेस्ट करना है, और उनकी प्रकृति क्या होगी। और वो टेस्ट करने के लिए हमें कोई मान नहीं रखना है, हमें एक कंडीशन है उसको देखना है, उसका अगर वो अप्लाई हो जाती है तो हम बता देंगे मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी वो भी हमने बता दी। यहाँ 3 कंडीशंस आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण जो दिया होगा x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर उसके मूलों का अस्तित्व होगा, कब होगा? यदि विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, हमें निकालना होगा b² माइनस 4ac, जिसको d कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, उसका मान निकालना होगा। और उस विविक्त कर का मान है, हम देखें 3 मान हो सकते हैं, और तीनों के आधार पर अलग अलग मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों की प्रकृति होगी। कौन कौन सा होगा? धनात्मक मान होने पर, कैसा मान होने पर? धनात्मक मान होने पर, यानी धनात्मक मान की मतलब शून्य से बड़ा कोई मान आ जाए, प्लस में कोई संख्या आ जाए, या d ग्रेटर देन 0 आ जाए, या b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये सारे क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ टाइप के भी आ सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, ये सारी कंडीशन से आपको ध्यान रखना। d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन का मतलब जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ, ये 2-3 होते हैं, एक ऐसा होता है, एक इसका उल्टा भी होता है। जिस तरफ मुंह खुला होता है, ये मुंह खुला है,
उस तरफ का मान बड़ा होता है और उसकी जो तीर की साइड वाले ये मान है, इस तरफ का मान है वो छोटा होता है। इस तरफ ये इसका मुंह इधर खुला है तो इस तरफ का मान जो होगा वो बड़ा होगा, इसके पीछे वाला छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। तो डी ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ग्रेटर देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ये समान मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी है वो क्या हो 0 या डी का मान 0 है तो क्या होगा, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि डी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी का मान ऋणात्मक आ जाए, माइनस में कोई मान आ जाए यानी 0 से कम आ जाए, या डी स्क्वायर डी लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी लेस देन 0 आ जाए तो उत्तर क्या होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा और मूलों की कोई प्रकृति नहीं होगी, उनके मूलों की प्रकृति हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से याद कर ले। यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है मूलों की प्रकृति अस्तित्व क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ठीक है, और पूछ लेगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, किस स्थिति में नहीं है और किस स्थिति में है। तो यहाँ सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप है बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे जो 2 अंकों का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, तो वो भी हम देखते थे। क्या द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 के मूलों का अस्तित्व है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a और b c का मान हम ज्ञात करेंगे। a है x² गुणांक, मान कितना गया 2, b है x का गुणांक, मान कितना गया 1 और c है अचर पद माइनस का 4 आ गया। अब हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो b क्या था 1 था, 1 का वर्ग माइनस 4 a का मान 2 और c का मान माइनस 4, तो हमने इसको सरल किया, 1 का वर्ग 1 और इनको सरल किया माइनस माइनस, ये क्या हो गया प्लस और ये 32 और 1 और 32 कितना होगा 33, एक धनात्मक संख्या है यानी ग्रेटर देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ अगर पूछा इतना मूलों का अस्तित्व क्या होगा तो हमें केवल मूलों का अस्तित्व है या नहीं है तो हम बता देंगे मूलों का अस्तित्व है। आगे सरल करने का क्या तो आगे सरल करना, परंतु दोनों को है पूछेगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ये है नहीं, इतना हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन है वो 2 अंकों का ही होगा तो इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। या तो मूलों का अस्तित्व पूछेगा या सीधे मूलों की प्रकृति पूछ लेगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछेगा। आगे देखिए इस ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्या द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है, वही हमें तुलना करनी है। a b c के मान हमने ज्ञात करनी है, यहाँ पर a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4 आ गया। b स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, यहाँ से देखिए 1 माइनस 32 आ गया और उत्तर कितना बचा माइनस का 31 यानी ऋणात्मक संख्या है यानी 0 से कम है और 0 से कम होगा तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। 0 है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, 0 से बड़ा है मूलों का अस्तित्व, परंतु 0 से कम यानी माइनस की संख्या आ जाए, एक चीज याद रखना है अगर माइनस की संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। b स्क्वायर माइनस 4 ac का मान माइनस में आया तो मूलों का अस्तित्व नहीं हो। यहाँ देखिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, सीधा मूलों की प्रकृति पूछ ली, मूलों का अस्तित्व है यानी ये नहीं पूछा, मूलों की प्रकृति पूछ ली। तो यहाँ मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a का मान 4 आ गया, b का मान भी 4 है और c का मान कितना है 1 है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, इनके मान रखो 4 का वर्ग 16 और 4 ac, a का मान 4 और c का मान 1 गुणा किया 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 एकम 16, तो 16 में से 16 गया उत्तर कितना आया 0 आया। इसका मतलब क्या है मूलों का अस्तित्व होगा और मूलों का अस्तित्व क्या होगा, शून्य होने पर 2 मूल होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों ही कैसे होंगे समान होंगे। टेबल से यहाँ से ध्यान रखना है, ये 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूलों की प्रकृति क्या है, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो बड़ा इतना बड़ा भी नहीं है क्वेश्चन कि हमें मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व दोनों अलग अलग पूछे, तो वो भी है, साथ साथ में भी पूछ सकते हैं, केवल एक लाइन का ही अंतर होगा। आगे देखते हैं, एक द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान होंगे, दोनों मूल असमान होंगे कब, ऐसा छोटा क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न पढ़ सकता है यहाँ से, तो कब होगा जब d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 और d इक्वल टू 0 या b स्क्वायर माइनस 4 ac लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac कह दो या d कह दो, ये तो एक ही पद है, b और c तो एक ही है और यानी माइनस ऋणात्मक मान आ रहा है तो वो तो मूल अस्तित्व ही नहीं है, तो ये तो दोनों होने से रहे और d बराबर 0 पर है, दोनों मूल समान होते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा d ग्रेटर देन 0 पर दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो आंसर ए हो गया। तो यहाँ से ऐसा प्रश्न आ सकता है। एक अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x
प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो हम इसको हम ज्ञात करते हैं। तो ए का मान यहाँ क्या आ रहा है, ए का मान आ रहा है 2, बी का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, बी का मान आ रहा है एक्स के गुणा में माइनस का 6, और सी का मान आ रहा है आपने 3। ठीक है, हम निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है -6, उसका हम वर्ग करेंगे, -4, ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान आ रहा है अपना 2, और सी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये हमने लिख दिया। माइनस की संख्या का वर्ग करें तो वो प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, माइनस है एक ही अकेला है सीधा माइनस, 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुना गया, 8 तेरी 24। तो डी का मान कितना आया, डी का मान आ रहा है 12, और ये क्या है 0 से बड़ा है यानी धनात्मक मान है। अतः क्या होगा, मूलों की क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो ये अपना उत्तर हो गया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना। सभी किताबें मोटी मोटी दे रखी हैं, परंतु प्रश्न कैसे आएंगे, उसकी प्रकृति कैसी होगी वो जान लेते हैं तो हमारा कार्य बड़ा आसान हो जाएगा। हमें सारी किताबों को रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए, अगर कोई चीज़ गायब है तो वहाँ से ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, जैसे आ गया 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी पढ़ सकता है। तो अब दोनों मूल समान कब होते हैं, समान कब होते हैं, तो यहाँ शर्त दे रखी है दोनों मूल समान है, जिसका मतलब क्या समान कब होते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। तो हमें b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दें तो दोनों मूल समान होंगे। अब यहाँ पर इनके मान रख दो, a का मान यहाँ से कितना आ रहा है, a का मान आ रहा है 2, b का मान कितना आ रहा है k, और c का मान कितना आ रहा है, c का मान आ रहा है 3। तो ये मान रखेंगे तो b है k का वर्ग, ठीक है, -4, a का मान 2 और c का मान कितना है 6 और बराबर 0, और k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 छंगे 48 बराबर 0। सॉरी, यहाँ सी का मान 3 ही है, तो 4 दूनी सी का मान यहाँ 3 है, तो 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो 24 आ गया उत्तर बराबर 0। तो हमें k² चाहिए तो बराबर अच्छा संख्या उधर भेज दिया बराबर, और k चाहिए तो इसका वर्गमूल किया तो k आ गया, तो उधर उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 24 हो गया। हम चाहे तो इसको आगे और भी सरल कर सकते हैं, 24 को हम 4 गुना 6 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 6 का वर्गमूल होता नहीं, तो ये वो 6 का वर्गमूल सीधा आ जाएगा। हम यहाँ तक करते हैं स्क्वायर रूट 24 तक तो भी हमारा सही है, और यहाँ भी करते हैं तो भी हमारा सही है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियों का सा भी प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कौन कौन सी विधियां काम लेते हैं, हम एक गुणनखंड विधि काम लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि काम लेते हैं, और द्विघाती सूत्र विधि काम लेते हैं। हम यहाँ दो विधियों का अध्ययन करेंगे, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि, क्योंकि ज़्यादा सरल यही है। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी सी कठिन है, जटिल है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अगर प्रश्न परीक्षा में आएगा तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से करना है, द्विघाती सूत्र से करना है तो द्विघाती सूत्र से करना है। गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो इसकी क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले समीकरण को मानक समीकरण के रूप में लिखना है, यानी पहले x² का गुणा पद, ठीक है, प्लस है, फिर x का गुणा पद, एक घातीय चर का पद प्लस अचर पद बराबर में 0, इस रूप में हमें लिखना है। फिर है गुणा a और c को गुणा करना है, a और c है x² गुणा और अचर पद गुणा, उसको गुणा करना है, और फिर a c के क्या निकालने, विभाज्य निकालने, जो भी गुणा जब उसका विभाज्य निकालने उसमें किसकी जगह भाग जाता है, और फिर उसको b गुणांक b, जो बीच वाला पद है, उसको ऐसी के विभाज्यों के योग और बाकी के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न से आप बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ, तो अपना समीकरण दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 15। तो यहाँ पहले की कंडीशन की द्विघात समीकरण मानक रूप में लिखा है x² का पद, फिर x का पद, फिर अचर पद बराबर 0। a का मान कितना आ रहा है, यहाँ a का मान 1 है, और c का मान कितना आ रहा है, c का मान यहाँ पर है -15 है। तो इनको गुणा कर लेते हैं, 1 और 15, 1 गुणा माइनस का 15 कितना आ गया, -15। इसके विभाज्य निकालेंगे,
के विभाज्य। इसके विभाज्य क्या होंगे? अब इसे माइनस वाले को एक बार छोड़ देंगे चिन्ह को, हम संख्या की बात करें। इस 15 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 15 बार। 2 का भाग जाता नहीं क्यों 15 विषम संख्या है। 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 5 बार। 4 का जाता नहीं है, फिर 5 का आ गया तो अपने यहाँ से आ गया, अब मामला कंप्लीट। इधर से भाग देना शुरू करने उधर वाले आ जाते हैं तो मामला है वो कंप्लीट माना जाता है। तो ये 4 विभाज्य हो गए। कितने विभाज्य हो गए? 4। इन चारों के आधार पर हम बताएंगे कि जो मध्य पद है -2 उसका मान क्या होगा। मध्य पद क्या है? मध्य पद इक्वल टू -2x। तो गुणा करने पर देखो कितना आना चाहिए? -15 और जोड़ने या घटाने पर -2 आए। तो किन को गुणा करें जोड़े? तो यहाँ देखो जोड़े तो 2 यहाँ से 3 और 1 से यहाँ से भी आ सकता है, परंतु इनको गुणा करें दोनों को तो 3 ही होता है, इसलिए ये शर्त नहीं होगा। बीच वाले देखो 3 और 5, इनको जोड़ें या घटाएं, इनको घटाएं तो 2 आ सकता है और गुणा करें तो 15 आ सकता है। तो ये अपना सेटिंग बैठेगा। तो हमें यह देखना यहाँ माइनस की संख्या है तो जो बड़ी संख्या है वो माइनस की ले लेते हैं और छोटी संख्या प्लस के ले लेंगे। तो 3x प्लस के ले लेंगे और माइनस के 5x ले लेंगे। तो घटाएंगे तो -2x आ जाएगा और गुणा करें इनको 3x को और -5x को तो -15x आ जाएगा। तो अपना सेटिंग बैठ रहा है। तो यहीं से ऐसे हमें सेटिंग बैठानी है। अब सीधा समीकरण के x² -2x प्लस 15 बराबर 0 और यहाँ जो 2x था उसका मान हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। प्लस का 3x माइनस का 5x प्लस प्लस नहीं यहाँ माइनस है -15 बराबर 0। दो के जोड़े बना ले तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, बच गया x प्लस का 3। यहाँ प्लस का 3 आ रहा है तो अंतिम वाला प्लस होना चाहिए, अंतिम वाला प्लस नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस लघुत्तम लेंगे। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 5 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग दिया तो यहाँ बच गया x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 5 का भाग 15 में गया 3 बार बराबर में 0। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है कोष्टक और इधर से x बच गया और इधर से माइनस का 5 बच गया बराबर में 0। तो दोनों को एक एक कर ये रेखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या 0 के बराबर रखते थे। तो x प्लस 3 बराबर 0 और तथा x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस का 3 उधर गया माइनस का 3 और तथा उधर से देखें माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, x बराबर 5। तो इस प्रकार हम ये हल मूल निकाल सकते हैं। x के और y के मान है गुणनखंड विधि से है हल ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो तरीका क्या था? a और c के गुणांक लेने थे, उनको गुणा करना था, माइनस के हैं तो वो भी रख लेना है। विभाज्य निकालने और विभाज्य निकाल कर फिर अब जो मध्य पद है उसको देखना है और उनको विभाज्य के रूप में इस प्रकार सेट करना है कि उनको गुणा करें तो ऐसी आ जाए और फिर अगर जोड़ें या घटाएं हैं तो मध्य पद आ जाए। तो फिर उसको रिप्लेस करके है हमने 2 के जोड़े बनाकर है कॉमन लेकर हल कर लिया था और लास्ट में जो है रेखिक पद आ जाते हैं उनको 0 के बराबर अलग अलग रख के शून्य की मूल ज्ञात हमने कर लिए। तो शून्य ज्ञात करने की भी सेम यही विधि थी और सेम यही विधि है। एक अन्य क्वेश्चन में है आपको है अपने स्तर पर करना है ये क्वेश्चन। तो ये प्रश्न है दूसरा जो आप अपने स्तर पर करेंगे, अभ्यास करें। और हम चलते हैं अगले जो विधि दे रखी है वो है पूर्ण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र। तो पूर्ण वर्ग विधि हम करेंगे नहीं, द्विघातीय सूत्र विधि है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विघातीय जो सूत्र है वो भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। द्विघातीय सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। 1 नंबर का यहाँ से पक्का मान है, आपके खाते में आपकी झोली में आ जाएंगे ये निश्चित रूप से। प्रश्न बन जाएगा कि 2 अंकों का तो द्विघातीय सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण पूछे तो सीधा 1 नंबर का सूत्र और मूल ज्ञात कीजिए तो सीधा यहाँ हमें क्या करना है? मानक समीकरण से उसकी तुलना करेंगे, a और b c के मान निकालेंगे। यहाँ से a का मान कितना है? x स्क्वायर गुणा कितना है? 1 और x का गुणा कितना है? वो b हो जाएगा -2 और c कितना आ रहा है? -15। अब यहाँ क्या करेंगे? हम निकालेंगे d स्क्वायर बराबर -b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर
-4ac का मान हम निकालेंगे द्विघात सूत्र में। यहाँ जो हम सूत्र देख रहे हैं वहाँ जो हम सूत्र देख रहे हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो सूत्र है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम निकालें तो ये सूत्र का मामला काफ़ी सरल हो जाएगा। तो हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो b का मान था -2 का वर्ग -4, a का मान है 1 और c का मान है -15। इसको सरल कर लेते हैं तो -4 प्लस और ये माइनस ये भी क्या होगा प्लस, 15 चौके 60 और 60 और 4 कितने हो गए 64। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो गया 64। अब हम मूल निकालें, x में समीकरण है तो x लिखेंगे, y में समीकरण होता तो y लिखते, p में होता तो p लिखते। माइनस बी प्लस माइनस समीकरण जरूर लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अगर इसमें यहाँ लेकर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सरल करते तो अपने पूरे सूत्र को बार बार लिखना पड़ता, काफ़ी जटिल हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, पहले ही से इसका मान निकाल लिया। तो माइनस बी का मान पहले से ही माइनस था, कोष्टक में रख देंगे, प्लस माइनस इसका मान आ गया 64 और बटा 2a का मान 2 से गुना, ठीक है। सरल करें, b माइनस माइनस ये क्या हो प्लस 2 और प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8 बटा 2 एकम 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना। तो कितना हुआ 2 + 8 बटा 2 तथा अब की बार माइनस ले लेंगे 2 - 8 बटा 2। तो यहाँ कितना रहा 2 8 10 बटा 2 तथा यहाँ से देख कितना रह गया माइनस का 6 रह गया बटा 2। तो आंसर कितना है यहाँ से 5 और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से आंसर है माइनस का 3। तो इस प्रकार हम ये सरल कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो ऐसे ही द्विघात सूत्र से आप इस समीकरण को भी हल करने का प्रयास करें, तो आपका अभ्यास निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ज़्यादा है द्विघाती बहुपद और बहुपद वाले क्वेश्चन समीकरण जो प्रश्नावली है वो द्विघात समीकरण से है, केवल मूलों की प्रकृति वाला ही अंतर है, या फिर उसमें ये था कि विभाजन परिमेय एल्गोरिथम थी तो वही था। बाकी गुणनखंड विधि, शून्यकों का योग, गुणनफल है, उनसे जो समीकरण का द्विघाती बहुपद या द्विघात समीकरण का जो निर्माण करना वो सब एक ही चीज़ है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और जो बोर्ड परीक्षा के मध्य जो 5 दिनों का अंतराल है उसमें मेरे वीडियो देखकर इनके प्रश्नों का अभ्यास करके निश्चित रूप से आप फ़ायदा उठाइएगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके खुश जरूर होंगे। धन्यवाद।